देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये, और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज से करीब 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे कुछ नहीं था, सब बिल्कुल अंधेरा था। उसके बाद एक बहुत ही डेंस पार्टिकल ब्लास्ट किया, और जिसकी वजह से बहुत सारे पार्टिकल्स वहाँ से मूव किए, एग्रीगेट हुए, और इस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। आज की डेट में जो हम यूनिवर्स देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, हो सकता है कि इससे ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स हो, लेकिन ये यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है, यहाँ बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। और ये इवेंट जो बिग बैंग हुआ था, ये 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। हालांकि हमें इसके बारे में डिटेल्स नहीं बात करना है कि कैसे यूनिवर्स बना, हमें बात करना है एटम के बारे में। लेकिन हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम लाइफ साइंस में या किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, जब हम डेल्टा जी की बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, तो कोई भी रिएक्शन अगर कहीं पे होता है तो उसको हम अपना सिस्टम मानते हैं। और वो सिस्टम की एक बाउंड्री होती है, और बाउंड्री के बाहर पूरा यूनिवर्स होता है। अब इस यूनिवर्स में किसी एक पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कोई गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, और इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है। जो यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारे गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं, और गैलेक्सीज बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना है, जो कि सोलर सिस्टम है। और सोलर सिस्टम अर्थ से जो बायोस्फीयर है, इसके अलावा और भी प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ नहीं है, सबसे मिलकर जो है सोलर सिस्टम बनता है। अर्थ को आप देखेंगे तो बायोम, बहुत सारे बायोम यूनाइट होकर अर्थ बनाते हैं, बायोस्फीयर। लैंडस्केप यूनाइट होकर बायोम बना रहे हैं, और लैंडस्केप जो है इकोसिस्टम से बनता है। और कम्युनिटीज़ जो होते हैं, अलग अलग पॉपुलेशन के मेंबर्स कम्युनिटीज़ बनाते हैं, और कम्युनिटीज़ जो इकोसिस्टम बनाते हैं। और पॉपुलेशन इस तरीके से यूनाइट होकर कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं, और एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन जो उनके नंबर है, वो पॉपुलेशन बना रहे हैं। और कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गन से, और ऑर्गन जो है टिश्यू से बनता है, और टिश्यू जो है सेल से, और सेल ऑर्गेनेल से बन रहे हैं, और सेल ऑर्गेनेल बायोमॉलिक्यूल से, एंड बायोमॉलिक्यूल एटम से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम का फॉर्मेशन करते हैं, और फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल से बनते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक चार्ट है ये, और मैंने यहाँ यूनिवर्स से लेके एलिमेंट्री पार्टिकल्स तक चीज़ें को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल बेसिक बात करें तो अगर कोई एटम है, तो देखो, अगर हम हाइड्रोजन की बात ना करें तो बाकी सारे एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, वो उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है कि वहाँ पे कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसी भी एटम में जितने होते हैं, उतना उसका एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास डिपेंड करेगा कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो है मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको हम जो है किसी भी एटम में इसके मास को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एटम है, तो इस एटम में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज है।
जब हम इस प्रोटॉन को और देखेंगे फर्दर तो यहाँ पे क्वार्क्स होते हैं, और जो क्वार्क्स होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। अप डाउन चार्म स्ट्रेंथ टॉप बॉटम, ये कुछ कॉमन क्वार्क होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत टाइप के जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप एक प्रोटॉन को देखो तो उसमें 2 अप क्वार्क एंड एक डाउन होता है। जो एक अप होता है इस पे +2/3 चार्ज होता है। तो अगर प्रोटॉन में 2 अप हैं तो +2/3 +2/3, और जो डाउन होता है उस पे -1/3 चार्ज होता है। तो आप फ्रैक्शन में चार्ज देखते हैं प्रोटॉन पे, अगर ओवरऑल आप देखोगे तो +1 चार्ज यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से अगर आप न्यूट्रॉन को देखोगे, ये प्रोटॉन का केस था, न्यूट्रॉन को देखोगे तो न्यूट्रॉन में एक अप है और 2 डाउन, यानी कि +2/3 -1/3 -1/3। तो ये चार्ज जो है 0 हो जाता है। एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक मास डिफाइन करता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने होते हैं। देखो अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये 9.1093 इंटू 10⁻³ kg, बहुत कम है। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये 1.67 इंटू 10⁻27। ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप चेक करो तो ये 1.67 इंटू 10⁻27। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये डिफर कर रहा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन का जो ये मास है केजी जो है एसआई यूनिट होता है। तो इस तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन को हम 1 डाल्टन भी बोल सकते हैं, और अगर हम इसको एटम में देखते हैं तो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर आप देखें तो ये भी लगभग 1 डाल्टन होता है, और ये भी जो है एटम में एटॉमिक मास जो है 1 एटॉमिक यूनिट होता है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसे हम H+ बोलते हैं या फिर प्रोटॉन बोलते हैं। ये वही प्रोटॉन है जिसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हो या कम करते हो किसी भी मीडियम में तो pH वेरी करता है। अगर आप हीलियम की बात करो तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, जहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका मास जो होगा 4 AMU होगा, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होगा वो 1 जो है आप डाल्टन बोल सकते हो। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कार्बन जो होता है एटॉमिक नंबर 6, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 6 होंगे, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसका एटॉमिक मास अबाउट 12 डाल्टन होता है, क्योंकि 6 प्रोटॉन और उतने ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 6 न्यूट्रॉन भी यहाँ पे होते हैं। तो ये कार्बन 12 जो है, क्योंकि इसका मास 12 है। अगर आप कार्बन 13 की बात करो, ये जो आइसोटोप है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो जब भी हम आइसोटोप की बात करते हैं तो उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होते हैं। इस तरीके से अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो इसका एटॉमिक मास जो है 16 होता है। तो इस तरीके से अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अगर मैं हाइड्रोजन का देखूं तो इसका 1 डाल्टन होता है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो 16 डाल्टन होगा। अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 1 + 1 + 1 ऑक्सीजन है 16, तो वाटर का जो मास होगा वो 18 डाल्टन होगा। तो ये था वाटर में कि वाटर मॉलिक्यूल है एक, और इस मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18 डाल्टन। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 डाल्टन होता है। अगर आप ग्लाइसिन को चेक करें तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और
नाइट्रोजन, उसको अगर उसका टोटल एटॉमिक मास ऐड करोगे तो 75 डाल्टन आएगा। अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड का मास देखें, एवरेज मास, तो अबाउट 325 डाल्टन होता है। अगर आप वन बेस पेयर का चेक करें तो अबाउट 650 डाल्टन होता है। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब एक होता है मोलार मास। अगर मैं कहूँ कि 1 मोल जो है वाटर है तो इसका मास हो जाता है 18 ग्राम। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास 18 डाल्टन, लेकिन 1 मोल ऑफ वाटर का मास 18 ग्राम। 1 मोल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इतने सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक मोल बनाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ग्लाइसिन हमारे पास, तो आप अगर 1 लीटर वाटर की बात करो, हमारे पास 1 लीटर वाटर है तो इसमें कितने मोल होते हैं? क्योंकि एक मोल जो है 18 ग्राम के हैं। अगर 1 लीटर वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर देखोगे तो वो 1000 ग्राम होगा। तो 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो लगभग ये आपका अबाउट 55.5 मोल आएगा। मतलब कि 1 लीटर पानी में 55.5 मोल प्रेजेंट होता है। देखो, फर्मियंस जो होते हैं इनको हम मैटर पार्टिकल्स बोलते हैं, और बोजॉन्स जो होते हैं वो फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं। जो क्वार्क होते हैं वो देख रहे हैं हमने प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, जो मैटर बनाते हैं। मैटर पार्टिकल स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। अगर वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनमें बॉन्डिंग हो रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। और इनमें स्पिन वैल्यू जो न्यूक्लियर रोटेशन का होगा वो फ्रैक्शन में होगा, नॉन इंटीजर वैल्यू होगा, जैसे आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप बोजॉन्स की बात करो तो ये यहाँ पे स्पिन वैल्यू जो है आपका इंटीजर वैल्यू होता है, जैसे फोटॉन, ग्लूऑन्स, हिग पार्टिकल्स। आप फोटॉन जो लाइट आती है, सन से जो लाइट आती है, उसमें फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करते हैं। किसी भी एटम को अगर हम देखें तो उनमें एनर्जी लेवल होता है, उसको सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत ही बेसिक है। 4 टाइप के जो हैं एनर्जी लेवल्स होते हैं, के, एल, एम, एन। के में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 और एन में 32 एंड सो फोर्थ। यहाँ पे देखें, जो के में इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें लेस एनर्जी होगा, जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे उनमें एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो ये सब एनर्जी लेवल हैं, और ये भी 4 टाइप के हैं, एस, पी, डी, एफ। एस में 2 फिल करते हैं, 6, पी में फिल करते हैं, और डी में 10 एंड एफ में 14। देखो, ये बेसिक बहुत ही ज़रूरी है याद करना, ताकि आप समझ पाओ कि वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कौन कितना बॉन्ड बना सकता है। बहुत ज़रूरी है ये समझना। अब मैं यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का केस लूँ तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, और इसका जो मास होता है वो लगभग इसका डबल होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है मास को डिटरमाइन करते हैं, तो मास जो है 14 होता है। अब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाद में वो डोनेट कर दे स्टेबल होने के लिए या गेन कर लें, बट इनिशियली जो है किसी भी एलिमेंट में उसके प्योर फॉर्म में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, और 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन अगर एन नाइट्रोजन पे है तो ये न्यूट्रल होता। अब अगर आप इस 7 इलेक्ट्रॉन को ये आप के, एल, एम, एन में फिल करो, तो आप के में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए नाइट्रोजन के। अभी भी नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि एल में है। ठीक है, एम और एन शेल की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 ही शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। एल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जो होता है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि लास्ट शेल में
8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकें या स्टेबल हो सकें। M में भी 18 या 8 हो तब भी जो है काम चलता है। अब इस नाइट्रोजन को जो है 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसलिए इस नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो 3 होगा। जितने इलेक्ट्रॉन और उनको चाहिए लास्ट सेल पे, या लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी वैलेंसी होगी। कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किस पर्टिकुलर सेल में वो इलेक्ट्रॉन उसको वैलेंस सेल बोलते हैं। इसी तरीके से आप क्लोरीन का भी देख सकते हो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है 17 है। अब ये क्लोरीन K में 2 फिल करेगा, L में 8 और M में 7। कहने का मतलब है इसको एक इलेक्ट्रॉन और अगर मिल जाए तो इसका 8 कंप्लीट होगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 होगा, और वैलेंस सेल क्या होगा M। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे बोल्ड किया है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो ये चीज़ें, तो ये एलिमेंट्स जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, ये आपको एटलीस्ट 30 तक तो याद ही होना चाहिए, और ये बहुत ही कॉमन होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, जो कि मैंने बोल्ड किया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इसके अलावा कुछ और जो है एलिमेंट, सल्फर हो सकता है। तो ये सब जो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट में प्रेजेंट होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। आइसोटोप की अगर मैं बात करूं तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर जो है सेम होंगे, लेकिन मास में वेरी करेगा। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी में सेम होंगे। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में जो प्रोटियम होता है H1, और ड्यूटेरियम होता है या ट्राइटियम होता है, सभी में जो है एटॉमिक नंबर सबका 1 है, तो सभी में प्रोटॉन एक ही एक होंगे। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हैवी है और ये लो वेट है इसका। ट्राइटियम जो है डिकेट्स हीलियम, तो ये ट्राइटियम अगर इसको हीलियम में चेंज होगा तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा, तो ये हीलियम में चेंज हो सकता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप रेडियो एक्टिव थायमिडिन की बात करते हो तो वहाँ पे ट्राइटियम प्रेजेंट होता है। जब आप D2O की बात करते हो तो इस ऑक्सीजन से जो 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो ये वाले ड्यूटेरियम होते हैं। जब आप H2O की बात करते हो तो ये जो ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं ये प्रोटियम होते हैं। कार्बन को देखें तो कार्बन में कार्बन 6 जो है एटॉमिक नंबर सभी का है, लेकिन 11, 12, 13, 14 ये इसके आइसोटोप होते हैं। कार्बन 12 जो है 98.9% प्रेजेंट होता है। कार्बन 13 जो है ये आइसोटोप जो है 1.1 बहुत कम जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और ये स्टेबल होते हैं। लेकिन कार्बन 14 बहुत ही ट्रेस है और हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है इसका, और कार्बन 14 जो है डिकेज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में ये डिके हो सकता है। कार्बन 11 जो आइसोटोप है ये सिंथेटिक होता है और हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है, इट डिकेज बोरेलियम। इस तरीके से नाइट्रोजन के भी आइसोटोप आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 ये पर्टिकुलर आइसोटोप जो है मेजेल्सन स्टेहल एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ होता है, उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया। जो नाइट्रोजन 13 जो आइसोटोप है सिंथेटिक है और हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है, डिकेज जो है कार्बन 13 सबसे मैक्सिमम। 14 जो है नाइट्रोजन का आइसोटोप 99.6% होता है, और 15 जो है बहुत कम होता है, और स्टेबल होते हैं ये दोनों। आयोडीन के ये बहुत सारे आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, सभी सिंथेटिक हैं एक्सेप्ट जो है आयोडीन 127। आइसोबार बहुत ही बेसिक है ये भी। आइसोबार जब एटॉमिक नंबर वेरी करें लेकिन उनका मास सेम हो, तो एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन उनमें डिफर है। आप इस तरीके से सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम देख सकते हैं, लेकिन सबका एटॉमिक मास जो है सेम होता है।
इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड जो है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।